दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। दोस्तों एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार जो सीईसी हैं उनको अब जवाब देना भारी पड़ेगा। और यह बात इसलिए कही जा रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे वकील, तमाम सारे कानूनविद और जानकार अब ज्ञानेश कुमार की पोल पट्टी खोलने पर उतर चुके हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की बपौती नहीं है। और यह बात क्यों कही जा रही है, यह आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तमाम सारे दांवों की धज्जियां उड़ा दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत जी के सामने। और जो दूसरे जज साहब हैं जयमाला बागची, इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ हुआ है यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जरा से मामलों की नुक्ताचीनी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरा का पूरा गेम ये एनआरसी वाला रचा, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में क्या कुछ हियरिंग में हुआ और उस पर और एक और बड़ी खबर, क्या 2024 की नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है, क्या वो अवैध घोषित हो जाएगी क्या? क्योंकि जो तर्क इलेक्शन कमीशन दे रहा है कि पिछला एसआईआर ठीक नहीं था, तो क्या 24 की जो चुनी हुई सरकार, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो अवैध होगी, असंवैधानिक होगी क्या? और बहुत बड़ा आरोप, बहुत बड़ा दावा लगाया गया, किस नेता ने लगाया है, क्या कुछ कहा है, उसके बारे में। और एक बीएलओ की फैमिली, एक नया मामला आया है, कैसे रुदन कर रही है, कैसे रो रहे हैं उसके परिवार के लोग, वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जिक्र उस खबर का करते हैं जो बहस हुई है। बहस किसकी हुई है? बहस एसआईआर को लेकर के लगातार हो रही है। ये लाइव लॉ की जरा एक रिपोर्ट देखिए, ये लाइव लॉ की रिपोर्ट है, देखिए क्या कह रहा है। ECI cannot rely upon Article 324 to justify SIR when RP Act does not recognize present process। इस तरीके की बातें कोर्ट में चल रही है। इस पूरी खबर को देखिए, आप देखते जाइए साइड और मैं आपको इसका पूरा हिंदी तर्जुमा आपको बताता हूं। देखिए, याचिकाकर्ता अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, दो लोग। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा इन लोगों ने कि चुनाव आयोग जो है वो कानून से बाहर जाकर के एसआईआर नहीं कर सकता और ये कानून से बाहर जाकर के ही एसआईआर कर रहा है। कहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और इसके नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसमें एसआईआर जैसा फॉर्म भरने की कोई प्रक्रिया हो, है ही नहीं कोई। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आगे ये कहा कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 वाला जो उसका प्लेनरी पावर है, स्पेशल जो पावर है उसका, प्लेनरी जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। बताया, केस का भी जिक्र दिया, कहा कि एसी जोश केस 1984 का उसमें हवाला दिया गया और उसमें साफ कहा गया था कि अगर संसद ने कोई कानून बना दिया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसी पर ही चलेगा, उसे बदल नहीं सकता, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने चुनाव आयोग को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया, एसआईआर का फॉर्म घोषित कर दिया, सबसे भरवा रहे हैं, फोटो, क्यूआर कोड सब चल रहा है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 का सीधा उल्लंघन बताया गया और उसमें बाकायदा एसी जोश केस 1984 केस का हवाला भी दिया गया और कहा कि उसे बदल नहीं सकता। एनुमरेशन फॉर्म को लेकर के भी दलील दी गई जिसमें कहा गया, सिंघवी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, ये फॉर्म जो है ये कानूनी तौर पर तो मौजूद ही नहीं है, ये आया कहां से? कानून में नहीं लिखा, संसद ने कभी पास नहीं किया, संसद ने कोई कानून नहीं बनाया, तो ये फॉर्म कहां से आया? और इसीलिए बताया कि
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में इस फॉर्म का कोई भी आधार नहीं है कानून की भाषा में, और इसीलिए ईसीआई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, लोगों से फॉर्म नहीं भरा सकता। पहली चीज। एक और बड़ी बात, नागरिकता साबित करने वाली बात पर कपिल सिब्बल अब क्या कहते हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि 2-3 बातें लगातार, कल भी उन्होंने बोला ये बात, गुरुवार को भी, बुधवार को भी यही बातें। कपिल सिब्बल लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो बीएलओ, खास तौर पर ज्यादातर उसमें से स्कूल शिक्षक होते हैं, ये कैसे तय कर सकता है कि कौन भारतीय नागरिक है? क्या बीएलओ को यह अधिकार दे दिया गया है? कैसे ये कौन पता करेगा कि आपके पिता का जन्म कब हुआ, उसका प्रमाण दो, ये साबित करो कि आप भारतीय नागरिक हो? क्या ये सब कुछ एक बीएलओ, एक प्राइमरी शिक्षक तय करेगा? साफ साफ सिब्बल ने कहा कि यह बीएलओ का अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने मैनुअल में भी लिखा है, इसका बाकायदा उन्होंने रेफरेंस दिया, बताया कि अगर किसी की नागरिकता पर शक हो तो मामला होम मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, मतलब कि बीएलओ को अधिकार देना खतरनाक है। अब बताइए, होम मिनिस्ट्री ने अपने अधिकार एक 5वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाने वाले टीचर को दे रखा है, तमाम सारी समस्याएं भी गिनाई। अब एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सबके लिए जो चेक करना, जो कागज चेक करने की बात है, वो तो चुनाव आयोग के पास अधिकार ही नहीं है। साफ साफ कहा गया है कि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल चेकिंग कर सकता है, मास चेकिंग नहीं कर सकता कि 12-12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। किसी विधानसभा क्षेत्र में आपको चेकिंग करनी है, कर लीजिए। किसी व्यक्तिगत आदमी पर चेकिंग करनी है, आप फॉर्म 7 दीजिए, चेकिंग करिए। यह कहा गया है, यह सब कुछ दर्ज है, लिखित है, यह सब फैक्ट की बात है। लेकिन दुनिया भर के राज्यों की आप मास चेकिंग कर रहे हो, यह असंवैधानिक है, गलत है। बताया कि सेक्शन 21 के सबसेक्शन 3, जिसमें ईसीआई सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में, पूरे राज्य में नहीं कर सकता, सिर्फ किसी एक विधानसभा क्षेत्र में कर सकता, यह बताया गया है सेक्शन 21 के सबसेक्शन 3 में। यह नियम है, यह कानून है। अब इस पर जजों ने क्या कहा? जजों ने कहा कि अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो ईसीआई कभी भी एसआईआर नहीं कर पाएगा। इस पर सिंघवी ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, कहा कि ईसीआई कर सकता है, लेकिन सिर्फ सीमित कानूनी और व्यक्तिगत आधार वाली एसआईआर, सीमित होना चाहिए, असीमित नहीं कि आप टारगेट दे रहे हो 4 तारीख तक करो, गले पर तलवार रख करके बीएलओ से कह रहे हो 4 तारीख तक करो, 400 फॉर्म भरो, घर जाकर के भरो, शादी की छुट्टी नहीं देंगे, ये नहीं कर सकता। सिर्फ सीमित किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में, वो भी छोटा विधानसभा स्तर का, उसमें कर सकता है। कुल मिलाकर के चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार की धज्जियां उड़ा दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, धज्जियां उड़ा दी गई, लिटरली धज्जियां उड़ा दी गई, ये बात कही गई है। अब ये सब तानाशाही क्यों और वकील क्यों अब खुल करके बोल रहे हैं, उसके पीछे भी यही सारे तमाम कारण हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे चुनौती दे रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार की बपौती नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के वकील का कहना, मेरा नहीं। सुनिए जरा। राहुल गांधी अपोजिशन का लीडर है। क्या होता है अपोजिशन का लीडर? लीडर नंबर 2। नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई लीडर है इस देश का, वो अपोजिशन का लीडर होता है। आज के दिन वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के मुंह से निकली बात का जवाब देना सरकारी मशीनरी की ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के बाप की बपौती नहीं है, उसके बाप की संपत्ति नहीं है। ये वो एक ड्यूटी कर रहा है, उसको चुपचाप ड्यूटी करनी चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि चोरी चकारी से तेरे को इलेक्शन कमीशन बना दिया, तेरा माई बाप वही है नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अरे तेरा माई बाप देश की जनता 142 करोड़ लोग, उनको जवाब देना है। इतना ही नहीं, बीते दिन तृणमूल कांग्रेस के तमाम सारे सांसद और नेता चुनाव आयोग से मुलाकात की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीईसी से मुलाकात की, ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात में एसआईआर के नाम पर जो चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आरोप ऐसे लग रहे हैं, उस पर बड़ी गंभीर बातें हुई। लेकिन उनमें से एक बात जो निकल के सामने आई वो ये कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जो उसकी पिछली वोटर लिस्ट थी वो जो है सही नहीं था मामला उसका, मतलब उसमें फर्जीवाड़ा था। तो अब सवाल बहुत मौजूद है, अगर उसमें फर्जीवाड़ा था तो क्या नरेंद्र मोदी की 2024 की जो सरकार है
वो चुराई गई सरकार है, बेईमानी की सरकार है, फर्जी वोटों से बनी सरकार है। और अगर ऐसा है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्जी प्रधानमंत्री हैं? भाई फर्जी वोट है तो फर्जी प्रधानमंत्री अगर जीते हैं तो फायदा तो हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि फर्जी फर्जी सारे विपक्ष को मिल गए, अच्छे अच्छे सारे मोदी जी को मिल गए, ऐसा तो नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा, अगर ये सब कुछ है, तो फिर मोदी सरकार पर क्यों एक्शन नहीं? महुआ मोइत्रा हैं, टीएमसी की सांसद हैं, उनका एक बयान है, वो आपको सुनना चाहिए। ये सुनिए जरा पहले आप। We keep talking about cleaning up of the electoral rolls, and the ECI says by its own admission that the previous electoral rolls are not trustworthy. If that's the case, then the entire Lok Sabha should be dissolved. इस तरीके से लगातार मोदी की सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार तार्किक तौर पर, कानूनी तौर पर, तथ्यों के तौर पर बुरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो ये मिली भगत है, जैसा विपक्ष आरोप लगाता है, ये अब खुल करके सामने आ रही, एक्सपोज हो रही है। दोस्तों एक और खबर आपको दिखाता हूं, किस तरीके से एसआईआर के नाम पर बीएलओस के गले पर तलवार रख के कराया जा रहा है और कैसे मौत को गले लगा रहे हैं बीएलओ और उनके परिवार वाले कैसे रुदन कर रहे हैं, वो तस्वीर दिखाता हूं। जरा ये तस्वीर देखिए। ये बोलता है हिंदुस्तान की पत्रकार जब बीएलओ के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंची, बातचीत करने पहुंची, तो किस तरीके से वो लोग फपक के रो पड़े। ये देखिए जरा। और इसको ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों को भी देखना चाहिए, उन अधिकारियों को भी देखना चाहिए जो जबरदस्ती काम करवाते हैं, टारगेट देते हैं। देखिए सर इसको। मेन कारण क्या है, जो बीएलओ है, बीएलओ ना होता तो आज मेरे सामने समस्या ना होती। बीएलओ ने ही इनकी जान ली है। कि सुपरवाइजर से मैसेज आता था कि एसडीएम ने कहा है कि अगर 200 पेपर की सीडिंग नहीं हो पाई तो फिर एफआईआर हो जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द अपना काम पूरा करके सबमिट करें, सीडिंग करें पेपर की। तो अब बताइए इनका कैसे हम आगे क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? कोई हम भी हाउसवाइफ है, कुछ नहीं है मेरे पास, कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, कैसे खर्चा चलाएंगे? ये स्थिति है दोस्तों इस देश की। लेकिन खबरें क्या आ रही हैं? ज्ञानेश कुमार स्वीडन जा रहे हैं, दुनिया भर के देशों को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सक्सेसफुल चुनाव कराने का गुर सिखाने जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब इनके खुद के पांव जो है उखड़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अब तो बाल की खाल निकल रही है। अब तो पता चल रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या अधिकार हैं, 21 के सबसेक्शन 3 में क्या कुछ कहा गया है, सब कुछ अब सामने आ रहा है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो भारी पड़ने वाला है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।